ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम इसमें प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। तो जानते हैं प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका जन्म काशी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ था 31 जुलाई 1980 को। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके पिताजी का नाम अजायब राय था। जब ये 8 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब ये 16 साल के थे इनके पिता का देहांत हो गया और अब घर में केवल एकमात्र यही पुरुष रह गए थे, इसलिए घर परिवार चलाने का जिम्मा इनका हो गया था। घर की सारी जिम्मेवारियां इनके कंधों पर आ गई थी। इन्होंने छोटी सी आयु में ही अध्यापक की नौकरी कर ली घर चलाने के लिए। फिर ये डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर आए और सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से लेखक कार्य में जुड़ गए। जब गांधी जी ने आह्वान किया था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, तो ये गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय आंदोलन में भी आए थे। और हम पाते भी हैं कि इनके मानस को गांधी जी ने कितना प्रभावित किया था। इनकी सभी रचनाओं में, चाहे उपन्यास हैं चाहे कहानियाँ हैं, उसमें हमें गांधी का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। कुछ समय के लिए इन्होंने फिल्मों में भी लिखा था, लेकिन उनको यह फिल्मों के लिए लिखना ज़्यादा रुचिकर नहीं रहा। और फिर बाद में इन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी। 8 अक्टूबर सन 1936 में इनका देहांत हो गया था। अब कहानीकार के रूप में इनकी बात करें तो इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर आई थी। उसके बाद इन्होंने असंख्य कहानियाँ लिखी। इन्होंने 300 के लगभग कहानियाँ लिखी जो कि मानसरोवर के नाम से संकलित और संग्रहित हैं। इन्हें कहानी कला का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये उर्दू में भी लिखते थे। इनके उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। 1907 में इनकी पुस्तक सोजे वतन प्रकाशित हुई थी, जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रही है। इसमें अनेक कहानियाँ संकलित हैं और इसमें क्योंकि अंग्रेज़ों की जो सरकार थी या अंग्रेज जो दमन की नीतियां भारतीय लोगों के लिए अपनाते थे, उनका खुलासा किया हुआ था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने प्रेमचंद की इस रचना पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसकी सारी रचनाओं को जला दिया गया था। सोजे वतन की जितनी भी प्रतियां प्रकाशित थी सबको अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया था। फिर इन्होंने एक नया विकल्प अपनाया कि मैं अन्य किसी नाम से लिखूंगा और फिर इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ किया था। इनके उपन्यास, कहानियाँ, निबंध देखने को मिलते हैं। इनके उपन्यासों की बात करें साहित्यिक परिचय में तो इनके उपन्यास हैं निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन और गोदान। मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास है, जिसको कि ये अधूरा ही छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से। बाद में इनके बेटे ने इसे पूरा किया था। कहानी इन्होंने 300 के लगभग लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं। कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नमक का दरोगा, इनकी बहुत चर्चित कहानियाँ हैं। अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर बात करें तो ये अपने युग के एक महान साहित्यकार थे। इनकी कहानियों का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि इन्होंने अपने समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण अपनी रचनाओं में
किया है। और प्रेमचंद ही वह पहले रचनाकार हैं जिन्होंने आम व्यक्ति को, किसान को, मजदूर को काव्य में, रचना के क्षेत्र में जगह दी है। उससे पहले तो इन सामान्य व्यक्तियों को रचनाओं का में कोई स्थान नहीं दिया जाता था। और तो प्रेमचंद ने ही यह सब कर करके साहित्य के फलक को न केवल व्यापक बनाया बल्कि उन लोगों को भी रचनाओं में स्थान दिला दिया जिनकी अब तक में वर्जना थी। और इनकी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी कहानियाँ आम आदमी के जीवन के बहुत निकट की कथा को कहती हैं। जब व्यक्ति उनको पढ़ता है तो वह पाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी या मेरे आसपास की ही घटना है। इसी कारण से उपेंद्र नाथ अश्क ने कहा है कि प्रेमचंद ने कहानी कला की विवेचना नहीं की बल्कि उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश की है। उसमें ना तो वे अनावश्यक विस्तार करते हैं और असंगत बातों से दूर रहे हैं। आज हम उनकी कहानी कला की क्या विशेषताएं हैं उन पर बात करते हैं। तो हम इनमें सबसे पहला बना सकते हैं कि सुधारवादी दृष्टिकोण। प्रेमचंद आरंभिक रचनाकार के रूप में जब हम उनका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि प्रेमचंद आदर्शवादी थे। और आदर्श का पक्ष यह होता है कि आप उसमें अंत भला ही दिखाएंगे। उसके जो पात्र होते हैं पहले उन्हें बुराई के रूप में दिखाएंगे और अंत में उनके जीवन पर किसी का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जिससे वो प्रभावित होकर के सुधार कर लेते हैं। तो इनकी कहानियों में समाज की अनेक प्रकार की विसंगताओं का चित्रण है और इनके माध्यम से इन्होंने पाठक को बचने की प्रेरणा दी है। वे जीवन के मूल सत्य का उद्घाटन करते हैं। कहानी का उद्देश्य नैतिक पतन नहीं, नैतिक उत्थान मानते थे। और यही कारण है कि इनकी कहानियों का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी अंत तक जब वो लिखते चले गए तो पाते हैं हम कि उनकी कहानियों का अंत आदर्शोन्मुख यथार्थवादी होता है। और ये कहानी के अंत में हर समस्या का समाधान भी देते हैं जो कि भारतीय कहानी कला की एक विशेषता ही मानी जाती है। अगला इनका बिंदु बनता है साहित्यिक विशेषताओं में कि इनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का समन्वय पाया जाता है। वे कहानी में इस प्रवृत्ति का निर्वाह करते हैं। अपने एक उपन्यास में वे लिखते हैं जहाँ यथार्थ और आदर्श का साथ साथ समावेश मिलता है वहीं यह उच्च कोटि की रचना है और इसे हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का समावेश होना चाहिए और यही कारण है कि उनकी कहानियों में जहाँ हम आदर्श देखते हैं वहीं यथार्थ भी उनकी रचनाओं में पाया जाता है। कोरे यथार्थ को लेकर के यदि वो रचनाएं लिखते तो वो जानते थे कि इन्हें व्यक्ति का मनोरंजन तो हो जाएगा लेकिन उसका अंतर्मन को नहीं छू पाएगा। उनकी कहानियाँ मार्मिक नहीं हो पाएंगी। और कोरा यथार्थ भी उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि यथार्थ बहुत कड़वा है, इसलिए उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ का समन्वय देखने को मिलता है। फिर है मनोवैज्ञानिकता। आदर्श और यथार्थ के बारे में यह विश्वास अधिक दिन तक नहीं टिक पाया। 1930 के बाद उन्होंने जो कहानियाँ लिखी उनमें मनोवैज्ञानिकता भी देखी गई। प्रेम पीयूष की भूमिका में उन्होंने कुछ ऐसे विचार अभिव्यक्त किए हैं। अब प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को अपना लक्ष्य मानकर किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करना चाहते हैं। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सत्याग्रह आदर्शवाद से कोसों दूर हैं। उनमें जीवन का यथार्थ कहा गया है। इसमें कहानीकार दिखाना चाहता है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में जब व्यक्ति फंस जाता है तो उसके अंतर्मन की अंतर जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसकी क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पर अब प्रेमचंद के जीवन में एक नया
पड़ाव आ गया था कि उन्होंने मानव मन की परतों को भी खोलना जरूरी समझा। उसे कहानी के माध्यम से विस्तार से कहा। सुहाग केशव, बड़े भाई साहब, आत्मा राम, ये जो कहानियाँ हैं इनमें प्रेमचंद जी ने मानसिक संघर्ष का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। अगला है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित। और गांधीवादी एक दौर चला था, एक समय पर गांधी की विचारधारा संपूर्ण जनमानस पर छाई हुई थी, पूरे भारतवर्ष पर छाई हुई थी। तो प्रेमचंद भी उस प्रभाव से अछूते न थे। गांधी की जो लहर चली थी उसमें प्रेमचंद भी उससे प्रभावित हो गए थे। गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, प्रेमचंद उसमें भाग लेने के लिए चल पड़े। इसके लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया था। उनकी राष्ट्रीय भावना गांधी जी से प्रभावित रही है। प्रेमचंद को भले ही प्रगतिवादी साहित्यकार कहा जाए, लेकिन उनके रचना का जो मूल होता है उसमें हम हार्डकोर जो होता है उसमें हम पाते हैं कि वो गांधी के जो विचार हैं, अहिंसा, सत्याग्रह आदि में वो विश्वास रखते थे। इसलिए उनकी कहानी और उपन्यासों में गांधीवादी विचारधारा और पर आधारित होकर ही देश को स्वतंत्र कराने का आग्रह करते हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं, मैं दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका उद्देश्य भी यही है कि मजदूर और दस्तकार सुखी हों। महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमानों की एकता चाहते हैं। मैं भी हिंदू और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। और आप यह पाएंगे कि आपकी जो कहानी पाठ्यक्रम में है ईदगाह, वह मुस्लिम संस्कृति पर है। और आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम परिवेश को जीवंत बनाने के लिए प्रेमचंद ने बहुत सारे उर्दू के शब्दों का, अरबी फारसी के शब्दों का बाखूबी प्रयोग किया है। फिर है स्थानीय रंगों का प्रयोग। इसमें एक सफल कहानी उसे कहा जाएगा जब उस कहानी में स्थानीय रंगों को सफलतापूर्वक रंगा जाए। किसी भी स्थान या समाज का जो अंकन करने का प्रयास किया जाता है उसमें उनको सफलता मिलती है। किसी भी कहानीकार को तभी सफलता मिलेगी जब वह अपने पात्रों में स्थानीय रंगों को उसमें भरता है। इस दृष्टि से हम कहानियों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले वर्ग में वो कहानियाँ आती हैं जिसमें मध्यम वर्ग के नागरिक, उसके परिवार का जीवन का वर्णन है। दूसरे वर्ग में वे कहानियाँ आती हैं जो गांव की होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्रेमचंद ने अपनी अधिकतर कहानियाँ ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी हैं। एक आलोचक ने उनके बारे में कहा है, जिसकी देह धूल से भरी रहती है और ललाट पर शर्म की बूंदें कभी सूखने नहीं पाती, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण के बीच जिसके जीवन का आरंभ और अंत होता है, रण की चिंता से भारग्रस्त मन को लेकर जो शांतिपूर्वक मृत्यु की गोद में जो अनंत विश्राम भी न ले सके, उन्हीं के लिए प्रेमचंद ने फूलों की माला गूंथी है। फिर है उनकी एक अगली साहित्यिक विशेषता की समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन। प्रेमचंद किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं। जब उनके रचना क्षेत्र को देखा जाता है तो हम पाते हैं कि उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को छूने का भरकस प्रयास किया है। किसान की टूटी फूटी झोपड़ी को कहानी में स्थान दिया है तो नगर की विशाल अट्टालिकाओं को भी अपनी कहानी में लाया है। उनकी कहानियों के विविध प्रकार हैं। कहीं कथा वस्तु तथ्यात्मक है, स्वाभाविक है, तो कहीं उनका कथानक अस्वाभाविक सा दिखता है। उदाहरण के रूप में देहातियों को सरल और निष्कपट दिखाना तो उचित है, लेकिन सब जगह उनको धर्म का पुतला बनाना ठीक नहीं है। देहातों में भी कई किसान ऐसे होते हैं जो कि मानवीय प्रवृत्तियों पर
खरा नहीं उतरते हैं। नगरों में भी कई ऐसे बड़े बड़े धर्मात्मा और सिद्धांतवादी लोग मिल जाते हैं। तो समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण हमें उनकी कहानियों में देखने को मिलता है और वो इंसान को इंसान की कमियों के साथ ही उसको दिखाते हैं। यह उनकी एक अगली विशेषता है कि किसी पात्र को वो मानव सुलभ कमजोरियों के साथ उसको दिखलाते हैं कि एक आदमी ईमानदार है, लेकिन कभी तो उसका मन ललचाता होगा। इसको फिर उन्होंने, जब एक ईमानदार इंसान का मन कभी ललचाता है और उस लालच के वशीभूत होकर के वह थोड़ी सी बेईमानी कर देता है और पाठक जब उसको पढ़ता है तो वह उसे बिल्कुल वैसे ही स्वीकार कर लेता है कि इतनी बेईमानी तो आटे में नमक जितनी समा ही जाती है। हर व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेगा और कभी भी ईमानदारी कभी भी बेईमानी ना करे, यह पात्र तो अविश्वसनीय या साधुत्व की श्रेणी में चला जाता है। एक आम इंसान फिर ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। फिर है सफल कहानी का गठन। प्रेमचंद की कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम उनकी रचनाओं का कहानी कला की दृष्टि से जब विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने उच्च कोटि की कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानी के जो तत्व होते हैं जैसे कि कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, कथोपकथन, उद्देश्य, भाषा शैली, इन सब कसौटियों पर जब हम उनको कस कर देखते हैं तो उनकी कहानियाँ सभी दृष्टियों से उच्च कोटि की ठहरती हैं। और जितना जितना हम काम करते चलते हैं उस क्षेत्र में विशेषता महारत हासिल होती चलती है। तो उनकी प्रारंभिक कहानी और बाद की कहानियों में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके बाद की कहानियों में अधिक निखार आया है। प्रेमचंद की कहानियों के जो कथोपकथन हैं, संवाद जो हैं, वो चरित्र चित्रण को और भी ज़्यादा उभार करके लाते हैं। इसमें समाज की किसी भी स्थिति, कोई भी बड़ा वर्ग, उसका बड़ा ही सजीव और प्रभावशाली चित्रण वो करते हैं। प्रेमचंद की प्रत्येक कहानी उद्देश्य के साथ होती है। वह केवल मनोरंजन भर के लिए नहीं लिखी जाती है। उसमें वो कोई भी कहानी केवल इसलिए नहीं पढ़ रहा होता उसका पाठक कि उसको पढ़ करके वह मनोरंजन करेगा। वह इसलिए पढ़ रहा होता है कि उसे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगली उनकी साहित्यिक विशेषता है भाषा शैली। आप सब जान ही चुके हैं कि पहले प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना आरंभ किया था। फिर उन्होंने उर्दू से छोड़ करके हिंदी में लिखा और एक बहुत सफल लेखक के रूप में आज हमारे हिंदी जगत में प्रेमचंद विद्यमान हैं। उनकी भाषा की सबसे अधिक जो विशेषता है वह है उसकी सरलता और सहजता। उस सामान्य हिंदी का प्रयोग करना जो कि सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है। प्रेमचंद ने जब रचना के लिए भाषा शैली का चयन किया है तो वह आम बोलचाल की खड़ी बोली का उसमें प्रयोग किया गया है। उसको पढ़ करके हर वर्ग को ध्यान में रख करके भाषा शैली का प्रयोग किया गया है कि उसको जब एक अनपढ़ व्यक्ति पढ़ेगा तो भी वह उसका आनंद उठाएगा और उसमें जब कोई साहित्य या प्रबुद्ध वर्ग पढ़ेगा तो भी वह उसमें उतना ही आनंदित होगा। और बोलचाल की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है क्योंकि उर्दू के वो बहुत अच्छे रचनाकार थे, तो इसलिए उनकी भाषा में उर्दू का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। आम बोलचाल में जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं उन सब का भी स्वाभाविक प्रयोग प्रेमचंद की कहानियों को और ज़्यादा अर्थवत्ता प्रदान करता है। उनकी भाषा पात्रानुकूल होती है, प्रसंग के अनुकूल होती है और व्यंग करने की क्षमता रखती है। शैली की बात करें तो वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, गंभीर रूप से विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक और संवादात्मक शैलियों का प्रयोग वो अपनी कहानियों में करते हैं। प्रेमचंद की भाषा के बारे में प्रोफेसर वासुदेव
ने लिखा है कि प्रेमचंद की कहानी कला और उनकी कला प्रियता का सबसे बड़ा कारण है भाषा शैली, भाषा की सरलता, चलते मुहावरों का प्रयोग तथा हास्य और व्यंग्य का सम्मिश्रित व्यवहार उनकी भाषा शैली की कुछ खास बातें हैं। धन्यवाद। यह था प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। उम्मीद है कि आप सबको इसको जान करके आनंद आया होगा। धन्यवाद।